नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर के आज के इस सेशन में। जो भी आजकल खबरें आ रही है कि पेपर लीक और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है या नहीं आगे, पीसीएस का पेपर है या नहीं आगे, ये सब अभी जो भी डेट निकाली है उस आधार पर तो पेपर होगा। जैसे अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है तो वो तो 22 तारीख को अभी डेट आई है, अभी चेंज नहीं हुआ कुछ भी। अगर आगे बढ़ती है डेट तो आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक हम अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते हैं, ठीक। जो भी होगा आगे वो पता चल जाएगा। आयोग का जो भी नोटिफिकेशन आता है कि पेपर 22 को है या नहीं है, या फिर पीसीएस का पेपर है 28 को या नहीं है, वो सारा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तब तक हम अपना जो पढ़ाई है, जो रूटीन है हमारा, हम उसको क्यों छोड़ें, ठीक। कब तक आयोग वाले पेपर लीक कराएंगे? एक न एक दिन तो ऐसा आएगा कि उन्हें भी शर्म आएगी, ठीक है। तो हम तैयारी करते हैं, हमारा काम है तैयारी करना, ठीक है, और हमारा काम है पेपर देना। उसके बाद आगे देख लेंगे जो भी होगा, ठीक। तो आज जो टॉपिक है आपके सामने, इतिहास का टॉपिक लाया मैंने, उत्तराखंड इतिहास का। और उत्तराखंड इतिहास में हम पहला ही वंश जब पढ़ते हैं कुनिंद वंश के बारे में, ठीक। और जो कुनिंद वंश है बच्चों, ये उत्तराखंड में राज करने वाला पहला राजवंश है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कुनिंद वंश से पहले यहाँ पर कोई रहता नहीं था। कुनिंद वंश से पहले उत्तराखंड में जातियाँ रहती थी, ठीक। तो वो कौन सी जाति है जो सबसे पहले उत्तराखंड में राज करती थी, जिसका नाम है कोल। कोल एक वंश नहीं है, कोल एक जाति है जो सबसे पहले उत्तराखंड में रहती थी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली मूल स्थायी जाति कौन सी है, तो कोल जाति है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा है कि उत्तराखंड की पहली मूल स्थायी जाति कौन सी है, कोल जाति है। इसके नाम कई है, इसे दस्यु कहते हैं, इसे मुंड कहते हैं, ठीक है। इस जाति को सबर कहते हैं। तो इस जाति के अलग अलग नाम है, ठीक। तो कुनिंद वंश से पहले यहाँ पर कुछ जातियाँ आई थी, और यहाँ की जो मूल निवासी जाति है वो कोल जाति है, जो सबसे पहले उत्तराखंड में राज करती थी। कोलों के बाद यहाँ पर बाहर से आने वाली जाति है किरात जाति। किरात जाति बाहर से आई थी, ठीक। और जैसे ही किरात जाति उत्तराखंड में आती है तो किरात जाति ने क्या किया, कोलों को अपना दास बना लिया, ठीक है। तो कोल नीचे दबते रहे और यहाँ पर किरात जाति राज करने लगी। किरातों के बाद उत्तराखंड में जो जाति आती है उसका नाम है खस जाति। खस जाति ने बहुत लंबे टाइम तक उत्तराखंड में राज किया, ठीक है। और खस जाति ने किरातों को अपना दास नहीं बनाया। कारण क्या था? जैसे किरातों ने अपना दास कोलों को बनाया, वैसे ही खस ने अपना दास किरातों को नहीं बनाया। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि खस जाति में जातिवादी व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। जातिवादी व्यवस्था, क्योंकि खस जाति आई यहाँ पर, बाहर से आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किरातों को यहाँ से भगा दिया और किरातों को अपना दास नहीं बनाया, जैसे किरातों ने कोलों को अपना दास बनाया, ठीक है। तो ये तीन महत्वपूर्ण जातियां हैं जो कुनिंद वंश से पहले यहाँ पर राज करती थी, ठीक। ऐसा नहीं है कि कुनिंद आए सबसे पहले उत्तराखंड में, कुनिंदों से पहले यहाँ पर खस जाति, किरात जाति, कोल जाति यहाँ पर रहती थी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुनिंद वंश, ठीक। जब भी हम किसी वंश के बारे में पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले हमारे पास स्रोत होने चाहिए। किसी भी इतिहास को पढ़ने का हमारे पास कुछ ना कुछ सोर्स होता है, कुछ ना कुछ स्रोत होता है। सबसे पहले कुनिंद वंश उत्तराखंड में राज करने वाला पहला राजवंश, जिसका टाइम पीरियड अगर हम लेंगे तो महाभारत काल से, बहुत प्राचीन वंश है ये। महाभारत काल में भी हमें इनके प्रमाण मिलते हैं। महाभारत काल से लेकर और 330 एडी तक, एडी यानी कि ईस्वी तक, ठीक है। इस कुनिंद वंश का हमारे पास जो भी साक्ष्य मिलते हैं, जो भी प्रमाण हैं, वो सारे प्रमाण मैं आपके सामने आज रखूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि जो कुनिंद वंश है ये महाभारत काल से इसका टाइम पीरियड क्यों रखा है, क्योंकि महाभारत के शासनकाल में जब
महाभारत चल रही थी, तो महाभारत के शासनकाल में जब पांडवों को वनवास हुआ, ठीक है, तो पांडव अपने वनवास के दौरान उत्तराखंड आते हैं। उत्तराखंड के सिरी क्षेत्र में, सिरी क्षेत्र अगर मैं बोलूं तो सिरीपुर बोल सकते हैं या फिर आप सिरी क्षेत्र बोल सकते हैं। और ये सिरीपुर सिरी क्षेत्र किसको बोला जाता था? श्रीनगर का प्राचीन नाम था, श्रीनगर। तो श्रीनगर आते हैं। महाभारत के शासनकाल में जो पांडव है वो श्रीनगर आते हैं, सिरीपुर या सिरी क्षेत्र आते हैं। और यहाँ पर उस समय जो राजा राज कर रहा था उसका नाम था राजा सुबाहु। और ये जो राजा सुबाहु है बच्चों, ये इसका संबंध बताया गया है कुनिंद वंश से। कुनिंद वंश से, कुनिंद वंश से इसका संबंध बताया गया है। तो सबसे पहले हमें महाभारत काल में कुनिंदों का जो हमारे पास प्रमाण मिलता है वो राजा सुबाहु का मिलता है, जिसकी राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इस वंश के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जब भी हम किसी वंश के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उसके हमारे पास स्रोत होने चाहिए, सोर्स। इस वंश के हमारे पास क्या क्या सोर्स है कि जहाँ से हमें इस वंश की जानकारी मिलती है। ये बहुत प्राचीन वंश है और इस वंश के हमारे पास बहुत कम सोर्स है। जितने भी सोर्स हैं, जितने भी स्रोत हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखूँगा। उससे पहले समझना कि उत्तराखंड में राज करने वाला पहला जो राजवंश है उसका नाम है कुनिंद वंश। अभी तक इससे पहले कोई भी वंश हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है कि कोई वंश यहाँ पर आया और जिसने राज किया। पहला ये वंश है, इसलिए इस वंश को उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश भी कहते हैं। राजनीतिक का मतलब होता है कि उत्तराखंड में राज करने वाला पहला राजवंश। अभी तक देखो, अभी तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, आज भी नहीं है। अगर आगे से आएगा कि इससे पहले कोई वंश था यहाँ पर तो हम फिर उसको रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझना कि जब भी हम किसी वंश को पढ़ते हैं तो उसके हमारे पास कुछ ना कुछ स्रोत होते हैं, और स्रोत हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत यानी कि पुस्तकें, और दूसरा होता है असाहित्यिक स्रोत, यानी कि जो किसी बुक में नहीं लिखा है, या फिर अलिखित भी बोल सकते हैं आप, असाहित्यिक स्रोत। असाहित्यिक स्रोत तो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो हमें इस वंश के बारे में जानकारी देते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत में यहाँ पर ध्यान देना, ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो इस वंश के बारे में जानकारी देती है, चाहे थोड़ी ही जानकारी क्यों न दे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर साहित्यिक स्रोत की बात करूं जो कुनिंद वंश की जानकारी देता है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है जिसको लिखा है पाणिनि ने, पाणिनि, ठीक है। पाणिनि हमारे पास एक राइटर आते हैं जिसने इस पुस्तक को लिखा है, अष्टाध्यायी को। अष्टाध्यायी के बाद अगर मैं दूसरी पुस्तक बताऊं तो आपके सामने है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है जिसे लिखा है कौटिल्य ने, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ठीक है। तीसरा जो साहित्यिक स्रोत है वो है आपका, जो इस वंश के बारे में जानकारी देता है, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। और चौथा जो स्रोत है इस वंश के जानने का वो है आपका महाभारत, महाभारत। तो बच्चों ये सारे जो मैंने आपके सामने स्रोत बताए हैं, साहित्यिक स्रोत बोल सकते हैं हम इसे, और ये जो साहित्यिक स्रोत है ये इस वंश के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं। अगर मैं बात करूं अष्टाध्यायी की, तो अष्टाध्यायी में जो अष्टाध्यायी स्रोत है इसमें 4वीं और 5वीं शताब्दी के आसपास उत्तराखंड में कुनिंद वंश की निवास करने की जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी से हमें, ठीक है। अर्थशास्त्र, जब यहाँ पर अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो मौर्य काल में लिखी गई है, और जब उत्तराखंड में कुनिंद वंश चल रहा था, या फिर जब भारत में मौर्य काल चल रहा था, तो मौर्य काल के समय उत्तराखंड में कौन सा वंश राज कर रहा था? कुनिंद वंश। क्योंकि हमें अर्थशास्त्र में एक शब्द मिलता है, कुनिंद शब्द का प्रयोग किया गया, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि अर्थशास्त्र मौर्य वंश की जानकारी देता है। और अगर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं तो इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कुनिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। विष्णु पुराण की अगर मैं बात करूं तो विष्णु पुराण में जो शब्द लिखा है वो कुनिंदोपस्य लिखा है, कुनिंदोपस्य।
और इसी कुनिंदोपस्य से ये अंदाज़ा लगाया इतिहासकारों ने कि विष्णु पुराण में इस वंश के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। महाभारत की अगर मैं बात करूं, महाभारत में कुनिंदों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, उस शब्द का नाम है द्विज शब्द। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन बना कि महाभारत के शासनकाल में कुनिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कुनिंदों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके साहित्यिक स्रोत है जो थोड़ी बहुत जानकारी इस वंश के बारे में देते हैं। अगर मैं असाहित्यिक स्रोत की बात करूं, असाहित्यिक स्रोत, तो असाहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के हैं। एक है अभिलेख, कुछ अभिलेख मिले हमें जो इस वंश के बारे में जानकारी देते हैं, और दूसरे हैं मुद्राएं। इस वंश की जानकारी की कुछ मुद्राएं मिली हमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ स्रोत से कि सबसे ज़्यादा जो हमें जानकारी देते हैं यहाँ से, वो मुद्राएं देती हैं, और मुद्राओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कुनिंद वंश से। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, मुद्राओं के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान देना। ऐसा नहीं कि इनके बारे में ध्यान न देना, ये भी कुछ ना कुछ हमारे पास कुछ ना कुछ इस वंश की जानकारी देते हैं। अगर मैं अभिलेख की बात करूँ तो चार अभिलेख हमें मिला है, ठीक है। 4 अभिलेख हमें पुष्यमित्र शुंग के मिले हैं, ठीक है। और ये पुष्यमित्र शुंग के अभिलेख जो हमें मिले हैं, ये किस काल के हैं? शुंग काल के हैं। और शुंग काल के जो ये अभिलेख हैं, ये राजा पुष्यमित्र शुंग के हैं। यानी कि जब भारत में शुंग वंश चल रहा था तो उस समय उत्तराखंड में कौन सा वंश राज कर रहा था? कुनिंद वंश। और जो ये 4 अभिलेख हमें मिले हैं, ये हमें एक मिला है हमें मथुरा में, ठीक है। एक अभिलेख हमें मथुरा में मिला है और एक अभिलेख हमें कालसी में भी मिला है, ठीक है। तो जो ये अभिलेख है बच्चों, 4 अभिलेख तो हमें पुष्यमित्र शुंग के मिले हैं, ठीक है। जो हमें राजा पुष्यमित्र जो शुंग है, शुंग वंश का जो राजा है, उसके मिले हमें 4 अभिलेख, ठीक। और ये अभिलेख हमें कहाँ पर मिले हैं? बरहुत में। 4 अभिलेख हमें मिले हैं बरहुत में, और एक मिला है हमें मथुरा में। और ये 4 अभिलेख जो बरहुत में मिले हैं, ये राजा पुष्यमित्र शुंग के हैं, और मथुरा में जो अभिलेख मिले हैं, ये भी राजा पुष्यमित्र शुंग के हैं, ठीक है। और एक अभिलेख हमें मिला है कालसी में, ठीक, जिसे हम कालसी का अभिलेख बोलते हैं। कालसी अभिलेख जो कि मौर्य काल का है, अशोक का है ये अभिलेख। और ये जो कालसी अभिलेख है, इस अभिलेख से भी हमें इस वंश की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। क्योंकि कालसी अभिलेख की अगर मैं बात करूं, इस कालसी अभिलेख की जो खोज की थी वो जॉर्ज फॉरेस्ट ने की थी, जॉर्ज फॉरेस्ट। और ये जो जॉर्ज फॉरेस्ट है, इसने 1860 में इस कालसी अभिलेख की खोज की थी, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर कालसी अभिलेख की जो खोज हुई है 1860 में हुई है। और इस कालसी अभिलेख से भी हमें कुनिंद वंश की जानकारी मिलती है, क्योंकि इस कालसी अभिलेख में बहुत सारे ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो कुनिंदों से संबंधित है। और ये कालसी अभिलेख कुनिंदों का नहीं है, ये अशोक का है, ठीक है। चलो, इसके बाद जो तीसरा जो हमारे पास इस वंश की जानकारी का जो स्रोत है, सबसे सशक्त माध्यम इस जानकारी का हमारे पास जो है कुनिंद वंश का, वो है मुद्राएं। और मुद्राएं जो हमें मिली है इस वंश की जानकारी की, वो 3 प्रकार की मुद्राएं मिली है। 3 मुद्राएं नहीं मिली हमें, 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हमें। सबसे सशक्त माध्यम जो इस वंश की जानकारी का हमारे पास है, वो है मुद्राएं। और जो ये मुद्राएं हैं बच्चों, ये हमें 3 प्रकार की मिली है। 3 मुद्राएं नहीं मिली हमें। कितने प्रकार की मिली है? 3 प्रकार की। बहुत सारे सिक्के मिले हमें, बहुत सारे मुद्राएं मिली है। और वो जो मुद्राएं हैं, मान लीजिए देखो, एक मुद्रा मिली हमें इस प्रकार की, एक मुद्रा मिली हमें इस प्रकार की, ठीक है, और एक मुद्रा मिली हमें इस प्रकार की मुद्रा, ठीक। तो ये जो मुद्रा है बच्चों, ये इस प्रकार की मुद्रा हमें बहुत सारी मिली है, तो उसको हमने एक इसमें डाल दिया। इस टाइप की हमें मुद्राएं मिली है, बहुत सारे सिक्के मिले हैं, तो उसको हमने दूसरे भाग में रख दिया। और तीसरे प्रकार की जो मुद्रा हमें मिली, उसको हमने अलग रख दिया। यानी कि कितने प्रकार की मुद्राएं मिली हमें? 3 प्रकार की। याद रखना, कुनिंद वंश की हमारे पास कितने प्रकार की मुद्राएं हैं? 3 प्रकार की मुद्राएं। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी है तो समझना। सबसे पहले है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा।
अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। दूसरी जो मुद्रा मिली है अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, ठीक। और तीसरी जो मुद्रा मिली हमें इस वंश की क्षत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, ठीक। तो कुनिंद वंश की हमारे पास कितने प्रकार की मुद्राएं मिली हैं? 3 प्रकार की मुद्राएं मिली है। सबसे पहले अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा और तीसरी है क्षत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो इन मुद्राओं से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा जानकारी अगर इस वंश के बारे में हमें जानना है तो इस मुद्राओं से हमें मिलती है। इस मुद्राओं में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले समझना, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा जो ये है, ये बनी है आपकी ताम्र धातु की, तांबे की है, ताम्र धातु की है। ये भी आपकी ताम्र धातु की है, तांबे की बनी है, ताम्र धातु, ठीक। और जो आपकी अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है, ये तांबे के साथ साथ रजत धातु की भी बनी है, रजत चांदी की, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि कुनिंद वंश की जो मुद्राएं थी वो द्विधात्विक थी। द्विधात्विक का मतलब तांबा के साथ साथ रजत का भी प्रयोग किया है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्रा है, ये लिखी गई है सिर्फ ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। ये भी मुद्रा हमें सिर्फ ब्राह्मी लिपि में मिलती है, ब्राह्मी लिपि। और जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है, ये हमें ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्ठी लिपि में भी मिलती है, खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि के साथ साथ कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि में भी मिलती है। तो यहाँ से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कुनिंद वंश की मुद्राएं थी वो द्विधात्विक तो थी, लेकिन साथ साथ में द्विलिपीय भी थी। द्विलिपीय का मतलब ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक। दूसरा, हमें इस मुद्राओं से और क्या जानकारी मिलती है? दूसरा, जो ये मुद्रा है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, इसमें सिर्फ राज्य का नाम लिखा है। राज्य का नाम अगर आप कह सकते हैं कि जैसे लिखा है कुनिंद, कुनिंद सिर्फ, ठीक है। और जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है, इसमें राज्य के साथ साथ राजा का नाम भी लिखा है और राजा के साथ साथ उपाधि भी इसमें लिखी गई है। उपाधि का मतलब जो राजा को उपाधि मिलती है, ठीक है। और तीसरी जो क्षत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है, इसमें राज्य का नाम मिलता है और राज्य के साथ साथ क्षत्रेश्वर महाराज का नाम भी मिलता है। क्षत्रेश्वर महाराज का मतलब है कि कह सकते हैं हम कि इनका जो आधिपत्य था, इनका जो मूल पुरुष भगवान था, वो महाराज क्षत्रेश्वर था, जो कि भगवान शिव का एक गण हो सकता था, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमें इस मुद्राओं से मिलती है। देखो, तांबे धातु की है, ये भी तांबा धातु की है, ये तांबा के साथ साथ रजत धातु की है, यानी कि द्विधात्विक है, ठीक है। ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और ये ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है, ठीक। यहाँ पर राज्य का नाम मिलता है, यहाँ पर राज्य के साथ साथ राजा का नाम भी मिलता है। बहुत सारे राजाओं के नाम मिले हमें इन मुद्राओं से, जिनका संबंध इस कुनिंद वंश से बताया गया है। और यहाँ पर आपका राज्य के साथ साथ भगवान क्षत्रेश्वर महाराज की हमें कुछ यहाँ पर वो मिलता है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या जानकारी मिली है? एक तो जानकारी ये मिली है कि ये कुनिंद वंश के लोग क्षत्रेश्वर महाराज की पूजा करते थे, यानी कि भगवान शिव की पूजा करते थे, जो कि इनका आदि पुरुष या आदि भगवान आप कह सकते हैं, ठीक है। द्विधात्विक द्विलिपीय ये मुद्रा थी, ठीक। अगर मैं इन सभी मुद्राओं की बात करूं या फिर उत्तराखंड में जितनी भी हमें मुद्राएं मिली है अभी तक, किसी भी वंश की हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा मुद्राएं हमें कुनिंद वंश की मिली है। और सबसे प्राचीन जो मुद्रा है, सबसे प्राचीन अगर मुद्रा की अगर मैं बात करूं, जितनी भी हमें अभी तक मुद्राएं मिली है, वो चाहे कुनिंद वंश की हो, पौरव वंश की हो, कत्यूरी वंश की हो, पंवार वंश की हो, चंद वंश की हो, सभी मुद्राओं में सबसे प्राचीन जो मुद्रा है वो आपकी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है। सबसे प्राचीन मुद्रा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। और इन मुद्राओं से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि भाई अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा जो है, और अमोघ भूति
इस वंश का राजा था, कुनिंद वंश का। और जब इसकी मुद्रा हमें मिली है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, राजा अमोघ भूति की मुद्रा हमें मिली है, और वो भी तांबा धातु और रजत धातु। तांबा धातु के साथ साथ रजत यानी कि चांदी का प्रयोग किया गया है। बाकी मुद्राओं में सिर्फ तांबा ही तांबा है, ठीक है। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है, दो लिपि है। राज्य के साथ साथ राजा का नाम भी है और उपाधि भी है। यानी कि यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर इतिहासकारों ने यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली अगर राजा अगर आपसे पूछे तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघ भूति, ठीक है। अमोघ भूति इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। क्यों था सबसे शक्तिशाली राजा? क्योंकि इसकी मुद्रा हमें दो लिपि में मिलती है और द्विधात्विक मिलती है, ठीक। एक और पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि इन मुद्राओं का जो संबंध है किससे बताया गया है। और ये जो देखो मुद्राएं क्यों छापते थे, मुद्राएं क्यों बनाते थे? व्यापार के लिए, यानी कि खाने के लिए तो बना नहीं सकते सिक्के, है ना, तो सिर्फ व्यापार करने के लिए बनाते थे। तो ये लोग कुनिंद वंश के लोग व्यापार करते थे, किसके साथ? दूसरे देश के साथ, ठीक है। तो कुछ मुद्राएं हमें जो हमें कुनिंद वंश के काल की मिली है, कुछ मुद्राएं हमें और जगह भी मिली है, ठीक। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्रा है इसमें हमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है? यूनानी प्रभाव। यूनानी का मतलब कि यूनान, सबसे पहले भारत में कौन आए थे? यूनानी, उसके बाद हिंद यवन, ठीक है। तो ये कह सकते हैं मैं यहाँ से कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में हमें यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग यूनान व्यापार करते थे या यूनान के लोग यहाँ पर व्यापार करते थे, ठीक है। दूसरा, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा में हमें हिंद यवन प्रभाव देखने को मिलता है। हिंद यवन प्रभाव हमें किस मुद्रा में देखने को मिलता है? अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा में। और हमें छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा में हमें कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है, कुषाण प्रभाव। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भारत में कुषाण वंश चल रहा था, तब भी उत्तराखंड में कौन सा वंश राज कर रहा था? कुषाण वंश। जब भारत में कुषाण वंश चल रहा था तो उत्तराखंड में कौन सा वंश था? कुनिंद वंश। जब भारत में यूनानी लोग आए तभी यहाँ पर कौन सा वंश चल रहा था? कुनिंद वंश। जब भारत में हिंद यवन आए तभी यहाँ पर कौन सा वंश चल रहा था? कुनिंद वंश, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये थोड़ा आपको फैक्ट जो है आपको याद रखना है कि यूनानी प्रभाव हमें किस मुद्रा में देखने को मिलता है, हिंद यवन प्रभाव हमें किस मुद्रा में देखने को मिलता है, कुषाण प्रभाव हमें किस मुद्रा में देखने को मिलता है, कौन सी लिपि ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में थी, कौन सी लिपि द्विधात्विक थी, या फिर जो 3 प्रकार की हमें कुनिंद वंश की मुद्राएं मिली है उसमें सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा उसमें सबसे प्राचीन मुद्रा है। इन मुद्राओं में हमें कुछ राजाओं के नाम भी मिलते हैं, ठीक है, और जिनका संबंध इस वंश से बताया गया है। तो इन मुद्राओं में हमें किस किस राजा के नाम मिलते हैं जिनका संबंध इस वंश से बताया गया है? तो सबसे पहले नाम हमें मिलता है इस मुद्राओं में विषदेव का, राजा विषदेव का। विषदेव के बाद हमें मिलता है अग्रराज का, राजा अग्रराज। तीसरा नाम धनभूति द्वितीय, अमोघ भूति, ठीक है, हरिदत्त, शिवदत्त, हरिपालित, शिवपालित, भानु, रावण, ये सारे नाम हमें मिलते हैं इन मुद्राओं में। लेकिन इन मुद्राओं में जब ये हमें नाम मिलते हैं तो इन राजाओं का जो संबंध बताया गया है वो कुनिंद वंश से बताया गया है। और यहाँ पर हमें अमोघ भूति जो राजा है ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, हमारे पास इस वंश की कम जानकारी है। कम जानकारी इसलिए है क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है, बहुत प्राचीन वंश है ये, ठीक है। और हमें तो ये भी नहीं पता कि इस वंश का संस्थापक कौन है, कुनिंद वंश का संस्थापक कौन है। बस हमें नाम मिलता है सबसे पहले विषदेव। विषदेव से पहले तो हमें एक नाम और मिलता है जिसका नाम है, जो महाभारत काल में मिलता है, महाभारत काल में जिसका नाम मिलता है उसका नाम है राजा सुबाहु। तो सबसे पहले हमें इस राजा का नाम मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि कुनिंद वंश का संस्थापक सुबाहु है, क्या पता सुबाहु से पहले भी कोई था, हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है।
बस हमें राजाओं के नाम याद रखने हैं, और कभी क्या पता पूछ ले कि ये किस वंश के राजा है, तो आप लगा देना कुनिंद वंश के राजा है। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? अमोघभूति है। पहला नाम हमें किस राजा का मिलता है इसमें? राजा सुबाहु का, लेकिन ये इस वंश का संस्थापक नहीं है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? श्रीनगर में। और इसका वर्णन हमें महाभारत के शासनकाल में मिलता है। महाभारत के शासनकाल में राजा सुबाहु की राजधानी जो कुनिंद वंश का था, कहाँ पर हुआ करती थी? श्रीनगर में। इसके बाद श्रीनगर के बाद इनकी जो राजधानी जाती है वो कालकूट जाती है। कुनिंद वंश की जो अगली राजधानी जाती है श्रीनगर से कहाँ जाती है? कालकूट जाती है। और कालकूट यानी कि कालसी का प्राचीन नाम है। कालसी का क्या भी बोलते थे पहले? कालकूट। और कालकूट के बाद इनकी जो राजधानी जाती है वो जाती है आपकी शत्रुघ्न नगर। शत्रुघ्न नगर। और ये जो शत्रुघ्न नगर है बच्चों, इसका इतिहासकारों ने अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं दी कि ये शत्रुघ्न नगर है कहाँ था। ठीक है, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये जौनसार से लेकर सहारनपुर का क्षेत्र जो है इसके बीच में कोई क्षेत्र था शत्रुघ्न नगर। कोई बोलते हैं कि ये प्लेन एरिया था, लेकिन जो भी था इनकी राजधानी शत्रुघ्न नगर जाती है लास्ट में। और लास्ट में कुनिंद वंश शत्रुघ्न नगर के बाद ये कुनिंद वंश अपने अंतिम समय में पहाड़ी क्षेत्र में बसने चले जाते हैं। तो ये इनकी राजधानी का क्रम है। सबसे पहले राजधानी कहाँ थी कुनिंद वंश की? श्रीनगर। उसके बाद राजधानी कहाँ जाती है? कालकूट यानी कि कालसी। और उसके बाद शत्रुघ्न नगर। और यहाँ पर हमें जो राजाओं के नाम मिलते हैं वो इस मुद्राओं में हमें इन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें विषदेव, अग्रराज, धनभूति, धनभूति द्वितीय, अमोघभूति, हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालित, ठीक है, भानु, रावण, ये सारे राजा इस वंश के हैं। लेकिन इस वंश का ये पहला राजा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ना ही ये वंश कुनिंद वंश वंशानुगत था। ठीक है, वंशानुगत का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। हमें यहाँ से पता ही नहीं चल रहा है कि विषदेव के बाद अग्रराज इसका बेटा है या नहीं है, क्योंकि विषदेव के बाद तुरंत अग्रराज, फिर धनभूति, फिर धनभूति द्वितीय। चलो यहाँ पर मिल भी रहा है धनभूति द्वितीय। ठीक है, तो जो ये कुनिंद वंश है, जितनी भी जानकारी है बच्चों ये मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, और इस वंश की ज़्यादा हमारे पास जानकारी नहीं है। जैसे जैसे हम इसके बाद का जो अगला वंश है पौरव वंश, उसकी हमारे पास कुछ हद तक जानकारी मिलती है, तो वो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। उसके बाद कत्यूरी वंश पढ़ेंगे हम। कत्यूरी वंश की भी हमारे पास जानकारी आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन पंवार वंश और चंद वंश की हमारे पास पूरी जानकारी होती है। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल, गोरखा शासनकाल, इसकी तो हमारे पास पूरी जानकारी है। तो इसलिए प्राचीन वंश है। जितनी भी जानकारी है, जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।